नमस्कार। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गाँव, छोटे शहरों की लड़कियों को ओलंपिक मेडल जीतने का सपना, साहस और भरोसा दिया है। उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि अगर आपके इरादे पक्के हों, इच्छा शक्ति हो, तो कितनी भी रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। स्वागत है आपका साक्षी मल्लिक। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने आपकी जीवनी विटनेस पूरी पढ़ी और मैंने देखा कि इसमें पूरा साक्षी का संघर्ष है, साहस है और सफलता तक पहुंचने की एक ज़िद है। बचपन की अगर बात करें, मैं बचपन से ही शुरू करूंगी। इसमें आपके बचपन का बहुत ही डिटेल्ड एक तरह से कहेंगे ज़िक्र है, पूरी बातें हैं। किस तरह का बचपन था आपका? और अभी भी जब आज हम बात कर रहे हैं, बचपन की ऐसी कौन-सी यादें हैं, जो याद करके आप मुस्कुरा देती हैं या थोड़ी-सी उदास हो जाती हैं? अगर याद की बात करो आप, तो जैसे मैंने चैप्टर में भी मेंशन किया है कि और बुक का पहला पेज ये है कि ये बुक मेरे दादी और दादाजी के लिए डेडिकेटेड है। तो बचपन मेरा बहुत ही प्यारा था। मैं गांव में दादा दादी के पास थी और वो समय बहुत याद आता है जब छोटे बच्चों के साथ खेलना, दादा दादी के साथ रहना। और फिर वो समय भी याद आता है इमोशनल होने वाला कि जब मुझे शहर में लेकर के आए मम्मी पापा दादा दादी के पास से, तो वो चीज़ बड़ी मेरे लिए बहुत कठिन थी। तो बचपन मेरा अच्छा रहा, जब तक मैं दादा दादी के पास थी बड़ा अच्छा था बचपन मेरा। आपने इसमें ज़िक्र किया है कि जब आपको मेडल भी मिला तो आप अपनी दादी को मिस कर रही थीं। बिल्कुल, दादी मेरे लिए मतलब सबसे प्रिय हैं आज भी। मैंने अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रेम किया वो मेरी दादी से ही किया। और जैसा बचपन में उनके साथ जो मेरा समय रहा वो बहुत ही शानदार था। जैसा उन्होंने मुझे पाला पोसा, जैसी उन्होंने मुझे शिक्षा दी, तो मेरे लिए वो बहुत मतलब मायने रखती है। और दुख रहेगा इस चीज़ का कि जब वो मेरा सपना पूरा हो रहा था, मैं ओलंपिक मेडल ले रही थी, तो मेरी दादी जी वो नहीं देख पाई। हालाँकि देखा होगा उन्होंने, लेकिन वो एक मलाल अंदर आता है मेरे अंदर कि काश उस समय मेरे दादा-दादी होते, तो उनका को कितना गर्व महसूस होता कि मैंने जो है देश का नाम इतने ऊँचे स्तर पर जो है रोशन किया है। तो जब आपने वहाँ पे ग्रामीण परिवेश था, जब आपने कुश्ती शुरू करी, ट्रेनिंग के लिए जाना, स्कूल और ट्रेनिंग दोनों को एक साथ बैलेंस करना और एक जो समाज था, जो परिवेश था, तो किस तरह की चुनौतियाँ थीं आपके सामने? शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। लाइक जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की तो मैं मात्र 12 साल की थी। और स्कूल मैनेज करना, सुबह 4 बजे ट्रेनिंग, फिर स्कूल जाना, फिर 2-2 ट्यूशन्स होते थे, साइंस का, मैथ का, फिर इवनिंग फिर ट्रेनिंग होती थी। तो इसके साथ-साथ और भी बड़ा डिफ़िकल्टीज़ थी। लाइक बोलते थे कि ये कैसा खेल चुन लिया, पेरेंट्स को बहुत लोग बोलते थे कि ये तो लड़कों का खेल है। इसके कान टूट जाएँगे, इससे कौन शादी करेगा? मतलब बहुत पेरेंट्स को बहुत बोला कि क्या ही स्पोर्ट्स में आपने डाल दिया। मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था। स्कूल में भी लड़कियाँ लड़के जो है मज़ाक बनाते थे। जैसे कि एक किस्सा बताऊँ तो मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती थी कि मैं स्कूल में दूध लेके जाती थी और एक दिन मैंने दूध पिया सबके सामने, तो मेरा बड़ा मज़ाक बनाया। तो अच्छा, उस दिन के बाद से मैंने दूध भी छुप-छुप कर पीना स्टार्ट किया कि ये देखो ये तो स्कूल में दूध लाती है। तो स्कूल में कोई दूध नहीं लाता था, आप नहीं, मतलब पहली बार मैं ले मैं ही लेके जाती थी अच्छा, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती थी, तो शाम के सेशन के लिए रिकवरी भी करना होता था। फिर स्कूल से आते हुए कोई भी बोल देता कि ये क्या है, लड़का है, लड़की है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बॉय कटिंग होती थी। जैसे मेरा स्कूल तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर था घर से और मैं साइकिल पे जाती थी। और उस दौरान बीच में लड़के जो हैं वही कुछ भी बोल देते थे। स्कूल में लड़के कुछ भी बोल देते थे, तो वो बड़ा हर्ट करता था कि क्योंकि उस टाइम कोई स्टैंड तो था ही नहीं। अब कुछ भी बोल दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोच विकसित हो गई, विचारधारा बहुत ऊपर हो गई कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम पे बड़ा हर्ट करती थी ये बातें कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है, शायद मैंने गलत गेम तो नहीं चूज़ कर लिया है। लेकिन जब धीरे-धीरे मेडल्स आना स्टार्ट हुए, धीरे-धीरे लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने खुद किताब में एक जगह पे पेज 174 पे लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी फीमेल रेसलर वांट्स टू लुक प्रिटी। तो ये क्या साक्षी मलिक भी चाहती थी कि वो बहुत अच्छी दिखें? वो कोई कॉन्फ्लिक्ट था आपके मन में?
बॉडी इमेज को लेकर के, सारी चीज़ों को बिल्कुल लेकर? था शुरुआत में, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टॉन्ट सुनने को मिलते थे कि कैसा फिजिक है, लड़कों जैसी दिखती है। तो मन में ये रहता था कि जैसे और लड़कियां जैसे शादी में या कहीं भी जाती हैं तो वो सुंदर सुंदर ड्रेसेस डालती हूँ, मैं क्या, मैं नॉर्मल टी शर्ट पैंट्स और ये डालती थी। तो थोड़ा सा ये मन में रहा हमेशा से कि शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरी लुक अच्छी नहीं है। वो एक अंदर थोड़ा सा मलाल मतलब रहता था कि स्कूल में फंक्शंस होते या घर में कोई किसी का बर्थडे होता या शादी सगाई, मैं कभी किसी फंक्शन में मतलब गई नहीं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जब मेडल्स आना स्टार्ट हुए, जब मुझे वैल्यू पता चली, तो मैं सिर्फ अपना ट्रेनिंग पे ध्यान रखती थी और मेरे लिए शादी पार्टी ये सेक्रीफाइसेस कुछ नहीं लगते थे, क्योंकि उस मेडल के आगे सेक्रीफाइसेस बहुत छोटे हैं। आपने इस किताब में एक पूरा जो चैप्टर है, मैं कहूँगी फाइनेंस के ऊपर है। आपने अपने जूनियर जो रेसलर्स थीं उनको भी शायद ये सिखाया भी कि अपना खुद वो करो, उनको बताया कि खुद से मैनेज करना सीखो। इसके पीछे क्या था? किस तरह के अनुभव थे जिसने आपको ये समझ दी कि महिलाओं को अपना फाइनेंस खुद मैनेज करना चाहिए और जानना चाहिए? कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है तो उसका पूरा फोकस स्पोर्ट्स में हो जाता है। मेरा भी जैसे जब मेरा था तो मैं पूरा, मेरा जो फोकस था वो रेसलिंग में था, सिर्फ स्पोर्ट्स में मेडल जीतना है। मुझे ये मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि मेरे फाइनेंस या मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या चीज़ किस चीज़ के अवार्ड्स के पैसे आ रहे हैं, किस चीज़ के नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं किया। और जैसा कि आपने चैप्टर में मेंशन किया होगा कि जैसे वो फाइट फॉर सत्यव्रत वाले में कि मतलब जो घर वालों ने जो भी किया भाई, अब मेरे अमाउंट के साथ या जैसे भी है, तो घर वाले हालांकि किसी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। उन्होंने शायद सोचा कि इससे बेहतर मिल सकता है, शायद उन्होंने फिर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरुआत से नॉलेज होना चाहिए। तो क्या चीज़ें थीं जो घर वालों ने करा, जो आपको लगा कि उसके बाद आपको लगा कि फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए, आप खुद गईं, आपने कंट्रोल लिया, आप बैंक गईं, तो क्या अ, हुआ था ऐसा? जैसे मुझे पता तो था ही कि अवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारा अमाउंट आ रहा है। तो जैसे मेरी मैनेजर थी तो वो बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाती थी, तो वो मुझसे पूछती थी कि इस इवेंट का अमाउंट आ गया, या इस इवेंट का आपने जो भी आपका अमाउंट आना था वो, मतलब ये सारी चीज़ें। तो मुझे कभी पता ही नहीं था, वो सब जो है वो सब घर वाले संभालते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके संभालो, देखो कि कौन सा अमाउंट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, मुझे अपडेट दो, फिर मैं कंपनी से बात करूँगी। तो मैं फिर उसके कहने से मैं गई और मैंने देखा कि जितना अमाउंट होना चाहिए उतना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स किए थे, हरियाणा गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए थे, तो वो मेरे अकाउंट में नहीं था। तो वहाँ से मुझे पता चला, शायद पेरेंट्स यूँ सोच रहे थे कि अगर हम इसको इसके पास कुछ नहीं छोड़ेंगे तो शायद अगले के घर वाले ही मना कर देंगे शादी के लिए। लेकिन मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि घर वाले किसी के मतलब किसी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते। वो ये सोच रहे थे कि शायद इसको और ज़्यादा बेहतर मिल सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, शुरुआत में भी तो उन्होंने ही एक्सेप्ट किया था ना सत्यव्रत को। शुरुआत में ही भी तो उन्होंने ही भाई की शादी में बुलाया, लंच पे बुलाया। या तो उसी टाइम मना कर देते, लेकिन बाद में शादी के लिए मना करना वो एक मेरे लिए एक बड़ा थिंग था। जो आपकी और सत्यव्रत की जो पूरी कहानी है उस पे हम बाद में जाएँगे, लेकिन कहीं पे आपको लगा कि जो शादी के लिए परिवार ने मना किया, उसके पीछे फाइनेंशियल रीज़न्स थे? उसके पीछे मुझे सबसे पहले रीज़न ये लग रहा था कि घर वाले सोच रहे थे कि मैं, हमारी बेटी जो है ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई है, तो ये बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है, ये अब उस परिवार में जाने लायक नहीं है। इसको तो पता नहीं कितना अच्छा परिवार और कितना अच्छा फैमिली मिल सकता है, एजुकेटेड फैमिली मिल सकता है। तो शायद वो उनके मन में आया, इसीलिए शायद उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। हालाँकि मेरे लिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता थी ये चीज़ें, क्योंकि जब मैंने और सत्यव्रत ने बातचीत स्टार्ट किया तो मेरा कोई अचीवमेंट्स नहीं था। सत्यव्रत बहुत भारत केसरी था, वो यूथ ओलंपिक मेडलिस्ट था, तो उसके पास काफ़ी अचीवमेंट्स थी। तो उस टाइम पे तो उसने नहीं सोचा कि मैं अपने से छोटे लेवल पे क्यों जाऊँ। तो मेडल आने के बाद घरवालों ने सोचा कि शायद वो लेवल इसका और ऊपर बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। साक्षी और सत्यव्रत की जो प्रेम कहानी है, ये कहाँ से शुरू होती है और कितने मोड़ हैं, कितनी मुश्किलें हैं, जिसके बाद आप लोग शादी तक पहुँचते हैं? कैसे मिले थे आप लोग? क्या थी कहानी? एक्चुअली हम 8th स्टैंडर्ड थे से सेम स्कूल में थे, वैश पब्लिक में। वो मुझे जानने लगे थे क्योंकि मेरी अचीवमेंट थोड़ी शुरुआत में ही आने लगी। मैंने 12 साल में कुश्ती शुरू किया, 14-15 से ही मेरी अचीवमेंट्स आना स्टार्ट हो गई। तो स्कूल के स्टेज पे फेलिसिटेशन हो रहा था मेरा,
तो जब वो नीचे खड़े थे तो उन्होंने बाद में बताई ये सारी चीज़ें मुझे कि मैंने तुझे देखा था और तुझे अवार्ड मिल रहा था, कि मेरे स्कूल में एक लड़की रेसलिंग करती है। ये चीज़ें बाद में जब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई 2013 के एंड में, 14 में, जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो जब से तुझे जानता हूँ, फिर मुझे पता चला कि हाँ, हम सेम स्कूल में थे और सेम सिटी से रोहतक। तो और हमारी जो बातचीत है वो 13 में स्टार्ट हुई, 13 के एंड में, और फिर हम दोनों इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाना स्टार्ट हुए, फिर वहाँ मुलाकात होना स्टार्ट हुई। तो ऐसे ही धीरे-धीरे जो है। आपने उसमें शादी का ज़िक्र किया कि जब शादी के बाद जब आप गईं सत्यव्रत के घर, तो आप उनकी स्विफ्ट में गई थीं, जबकि आपके पास कई लग्ज़री कार्स थीं उस समय जो कि गिफ्ट में मिली थीं। तो क्या था वो पूरा वाक़या जो था? वाक़या ये था कि जैसे शादी हो गई, घर वालों ने शादी अच्छे से कर दी और मैं चली गई। तो मेरा तो जो सब सब था, वो गाड़ीज़ थी, वो सब घर में रह गई थी। तो सत्यव्रत के पास स्विफ्ट डिज़ायर थी और मैं ये उम्मीद कर रही थी कि कहीं भी फंक्शंस में जाऊँ, इवेंट्स में जाऊँ तो थोड़ा-सा, मतलब हालाँकि वो भी मेरे लिए कोई कम नहीं था, क्योंकि मैं बहुत मध्य परिवार से थी और बहुत चीज़ों की किल्लत भी महसूस की हैं लाइफ़ में, लेकिन हालाँकि वो भी कम नहीं था। लेकिन यूँ है, अगर जो गाड़ियाँ मुझे गिफ्ट मिली जैसे बीएमडब्ल्यू या और भी, अगर वो मेरे पास उस समय होती तो बेहतर होता। हालाँकि बाद में घर वालों ने मुझे बीएमडब्ल्यू दिया भी। जैसे हम जब पढ़ रहे थे इसमें, तो कई सारे दंगल के दाँव का इसमें ज़िक्र था। तो क्या होता है कि नॉर्मल बातचीत में अगर आप देखेंगे तो लोगों को धोबी-पछाड़ बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें कई सारे नाम थे जो मैं काला जंग, हाँ, कलाजंग, हाँ, हाँ, कला जंग, फितले बाँधना। शीतले बाँधना। हाँ, ये सब मतलब क्या है इस तरह की ये जो टेक्निकल मूव्स हैं। तो आपकी पसंदीदा दाँव आपका कौन-सा है? आपके मेरा वहाँ जाने पसंदीदा को? दाँव डबल लेग अटैक था। अच्छा। हाँ, मैं डबल लेग अटैक, मतलब फ़ेमस था कि हाँ, साक्षी डबल लेग अटैक करती है। बाकी दाँव तो रेसलिंग में इतने हैं कि आप मतलब कहीं से काफ़ी भी आप इंटरेस्टिंग लगा नाम सकते है। हो। टो से लेके हेड तक कोई भी दाँव आप कहीं से भी लगा सकते हो। तो ये थोड़े कुश्ती के टेक्निकल नाम हैं। हाँ, आपने आपके उसमें किताब में मैंने कई जगह पे भेदभाव का, उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का ज़िक्र भी पढ़ा है कि आपको भी उसका शिकार होना पड़ा है। कि आपको ऐसा लगा कि आपको उतना फ़ेवर नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। एक्चुअली जैसा कि मैंने बुक में मेंशन किया, पेरेंट्स ने कभी भाई-बहन में कोई फ़र्क नहीं समझा, मेरे में और मेरे भाई में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। मुझे कैसे एक जो बोला जाता था कि लड़कों का स्पोर्ट है उसमें डाला, कितना सपोर्ट उन्होंने किया। इस चीज़ से मैं कभी मना नहीं कर सकती कि उन्होंने मुझे ओलंपिक मेडल तक पहुँचाया। उन्होंने बहुत, मतलब अपना पूरी मेहनत डाल दी मुझे ओलंपिक मेडल तक पहुँचाने के लिए। लेकिन जो और लोग थे ना, वो बड़ा भेदभाव करते थे। लाइक रिलेटिव्स थे, जैसे मैंने मेंशन किया कि नाना नानी के वहाँ जाती थी तो सब उसको ज़्यादा प्यार करते थे और मेरे को ऐसा निग्लेक्ट सा दिखाते थे। कितनी छोटी थी आप उस वक़्त? मैंने वही अराउंड जैसे 12 साल में कुश्ती शुरू किया, उससे पहले भी जाते थे, लेकिन 12, 13, 14 तो उस समय दिल को वो लगता था, हाँ, ठेस वो लगती बड़ा थी। मतलब हर्ट करती थी उस चीज़ें मुझे। लेकिन जब मेडल्स आना शुरू हुए ना, तो उन्हीं का रवैया और वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। अभी वही लोग इतना प्यार करते हैं, बुलाते हैं कि कभी आए तो हमें फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं। तो ये चेंजेज़ मैंने अपने लाइफ़ में देखे हैं कि मतलब बिना अचीवमेंट्स के लड़का-लड़की में आप लोग भेदभाव करोगे और अचीवमेंट आने के बाद लड़की क्या कुछ और रूप हो जाता है उसका। तो वो है बचपन की कुछ यादें, शुरुआती दौर की, जो बड़ा हर्ट करती हैं। रेसलिंग में इस तरह का भेदभाव जब आप मतलब आईं मैट पे, तो उस तरह का दंगल के दौरान इस तरह का भेदभाव देखने को मिला? नहीं, रेसलिंग में नहीं, कोचेज़ प्रॉपर ट्रेनिंग कराते थे, मैंने लड़कों के साथ भी ट्रेनिंग किया। हालाँकि जब मैंने कुश्ती शुरू किया तो हम 3 से 4 लड़कियाँ वहाँ अखाड़े में थी बस। लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते थे, उनके साथ मैचेज़ खेलते थे। तो वो कुश्ती के एरिया में नहीं भेदभाव हुआ। नहीं। ओलंपिक के बाद एक दौर था, जबकि आप लगातार फेल्योर का सामना कर रही थीं और आपकी जीत को भी तुक्का कहा गया कि तुक्का था ये। तो वो पूरा जो प्रोसेस था, उससे कैसे आप उभरीं, कैसे पूरा वो समय गुज़रा? आपने उस समय वो भी लिया था जो काउंसलिंग भी ली थी। मैं लगातार काफ़ी सालों तक अपने वेट में चैंपियन रही, ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद भी लगातार चैंपियन रही। फिर सडनली एक ट्रायल्स में मैं हारी अपने से बहुत जूनियर लड़की से, तो वो फेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। हालाँकि यूँ नहीं था कि मेरी परफ़ॉर्मेंस में कुछ डाउनफ़ॉल आ गया था, हम साथ में ट्रेनिंग करते, मैं मतलब लास्ट तक भी यूँ होता, मैं लगातार 1.5-2 साल में लगातार हारी, अपनी जूनियर लड़कियों से, 2 लड़कियों से मैं हारी। लेकिन मुझे यूँ कमी कभी महसूस, मतलब ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुआ कि क्या
कमी है कि जो तू हार रही है इन लड़कियों से। उस टाइम पे मैंने हर चीज़ मतलब हर चीज़ अप्रोच करने की कोशिश किया, लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी या वो तो हर चीज़ मैंने कंसल्ट करने की कोशिश की कि ऐसा क्या अड़चन आ रही है कि मैं हार रही हूँ। मैं उनसे ट्रेनिंग अच्छा कर रही हूँ, मेरे में पावर ज़्यादा है, मैं मेरे में स्पीड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर मैं हार क्यों रही हूँ। उस दौरान मैंने फिर मैंने मेंशन भी किया है, ऑस्ट्रेलिया के एक रेफरी हैं वो इंडियन, अनिरुद्ध सर, उनकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन है और वो साइकोलॉजिस्ट है। तो उनसे मैंने क्लासेस ली ऑनलाइन और उससे तो फर्क पड़ा? उससे बहुत फ़र्क पड़ा। उन्होंने मुझे जर्नल लिखने के लिए बोला, कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए बोले जो मुझे डेली लिखने थे आफ्टर ट्रेनिंग, तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया। तो नॉर्मली क्या होता है साक्षी कि ऐसी जो थेरेपिस्ट की हेल्प लेने में लोग हिचकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी कि अगर कोई भी अगर कहीं पे कुछ मन में चल रहा है, तो क्या उनको जाके सलाह नहीं, लेनी चाहिए, बिल्कुल। क्या करना चाहिए? देखो, प्रॉब्लम अगर नहीं बताओगे उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? आपके अंदर चाहे वो आप कोई आप इलनेस से लेके लगा लो या कोई मेंटल बीमारी से लेकर के लगा लो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, तो अगर आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी आप महसूस करते हो, जिस चीज़ की भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप बोलो खुल करके। मैंने भी अपनी खुल के सारी प्रॉब्लम बताई कि क्या है, कैसे है, मैं क्यों हार रही हूँ, क्या मेरे मन में फीलिंग आती है, किस तरीके से मैं दबा हुआ महसूस करती हूँ, मैंने हर चीज़ बताया। तभी तो उसका सॉल्यूशन मिला और मैं वापस से अपने वेट में चैंपियन बनी और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता। तो अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए हमेशा। एक शब्द है वजन तोड़ना, क्या है ये? ये एक रेसलिंग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रेसलर ही एक समझ सकता है कि वज़न तोड़ना कितनी बड़ी बात है। मैंने अपनी रेसलिंग करियर में बहुत बार वज़न तोड़ा और बहुत मतलब 4-4 5-5 दिन ऐसे देख-देख करके पानी पीती थी मैं कि अगर 1 सिप से ज़्यादा पी लिया तो वेइंग इन मशीन पे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा वेट। सोना सूट पहन के वेट कट करना, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग भी करना, मैचेस भी खेलना। तो ये बहुत मतलब वेट कट करना बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है एक इसका रेसलिंग में। मन और शरीर पे कितना असर पड़ता है, जो ये पूरा प्रोसेस होता है वजन तोड़ने देखो, वाला? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हम अपने मतलब वेट कम करते हैं और बिल्कुल नज़दीक दिन आ जाते हैं। जैसे कल मेरा वेट है तो उससे पहले के 1-2 दिन बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। मतलब माइंड में ऐसे-ऐसे थॉट आते हैं कि वहाँ पानी रखा है वो पी ले, हालाँकि वहाँ पानी होता भी नहीं है। उस बोतल में जूस है। तो ऐसे-ऐसे भाव भी आने लग जाते हैं जबकि हम नहीं पी सकते, हमें अपना पूरा वेट कंट्रोल मैनेज करके रखना पड़ता है। क्योंकि हमें एग्ज़ैक्ट उतना ही वेट दिखाना है। मतलब अगर 10 ग्राम भी ज़्यादा हुआ तो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसका एक अभी देखने को मिला विनेश फोगाट के केस में, आपने देखा होगा कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप ही विनेश फोगाट हैं, क्या हो रहा होगा उस दौरान, क्या कर रही होंगी वो, किस तरह की चीज़ें? मैं हालाँकि मैं कमेंट्री में थी, मैं उसके मैचेस की कमेंट्री कर रही थी। उसने पहले एक जापानीज़ रेसलर को हराया जो कि कभी किसी से इंटरनेशनल स्टेज पे हारी ही नहीं थी, यूई सुसाकी, और मैं कमेंट्री में थी। तो उसके जीतने के बाद तो मुझे ये हो गया था कि इसका गोल्ड आएगा पक्का, क्योंकि एक वही लड़की थी जिससे विनेश हार सकती थी, लेकिन उसने उसको हरा लिया था। लेकिन मैं ये भी साथ-साथ सोच रही थी कि वो अपने वेट से 53 उसका वेट में वो खेलती थी, लेकिन वो पहले ही ऑलरेडी बुक हो गया था, तो वो 50 में गई रिस्क लेने के कि नहीं, मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए, चाहे मुझे कौन से भी वेट में खेलना पड़े। तो मैं ये उस दौरान ये सोच रही थी कि वो रात उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट रही होगी। मेरी उससे बातचीत भी हुई और सब हुआ, तो देखो सारी रात ट्रेनिंग करना, सोना सूट पहनना और बॉडी इतना डिहाइड्रेट हो जाना, और उस टाइम पे हमें ये सब फ़ील आता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़? किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपने शरीर के साथ इतना गंदा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हालाँकि हमारे पास सब है, हम फाइनेंशियल ठीक है, सब है, फिर भी क्यों करना है ये थिंग? लेकिन जब वो मेडल मिल जाता है ना, तो ये सारी चीज़ फिर वर्थ इट लगती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो रात उसके लिए कितनी डिफ़िकल्ट हुई होगी, उसके बाद भी उसका 100 ग्राम्स जो है वज़न रह गया, और लोग बोलते होंगे कि बस 100 ग्राम ही तो था, कर लेती कम। इतना इतना ईज़ी नहीं होता, अगर इतना ईज़ी होता तो कौन ओलंपिक लेवल पे जाके अपना गोल्ड मेडल छोड़ेगा? तो इसके लिए बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक 100 ग्राम नहीं, उससे पहले उसने कितना किलो कम किया आप वो भी देखो। उसके दौरान उसने 3-3 मैचेस खेले हैं, पूरा दिन रिकवरी भी ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत खाया होगा, वो वेट इतना बॉडी डिहाइड्रेट होती है, अगर 1 सिप पानी पी रहे हैं तो भी वेट गेन हो रहा है हमारा। तो उस दौर में हमारा शरीर होता है उस दौरान। अपने स्टेट लेवल से लेकर के ओलंपिक तक की अगर बात करें सब में, तो आपका सबसे जो जो एक दंगल जो आपका बिल्कुल यादगार हो, जो कि आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में ऐसे खिंचा रहता है एक-एक स्टेप कि हाँ,
वो मेरा ओलंपिक मेडल ही होगा, क्योंकि वो तो मेरा कितने सालों से सपना था। और हर जब एथलीट वहाँ का खड़ी थी जब पोडियम पे, तो क्या फील, क्या आ रहा था, वो क्या मेरे लिए ना सोचती? एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप वो चीज़ एक्सप्लेन करो, पर मेरे लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिक्स फीलिंग थी, इमोशनल, हैप्पीनेस, नर्वसनेस, क्योंकि इतने सालों से वो चीज़ मैंने सोचा था कि मैं ओलंपिक पोडियम पे हूँ। इतने साल मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की थी, मैनिफेस्ट किया था। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ, तो और वही चीज़ मेरे साथ सब घटित हो रही थी और मैं ओलंपिक पोडियम में थी, पोडियम पे थी। तो मतलब बेस्ट फीलिंग, उसके आगे सब कुछ शून्य शून्य है। थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है, उस पे आते हैं कि लड़कियों के साथ जब कुछ भी होता है गलत, जो उनको लगता है कि ये गलत व्यवहार है, बोलने में हिचकती हैं, समाज का डर होता है, करियर का डर होता है, बहुत सारे डर बंधे होते हैं। आपने कुछ आरोप लगाए, जो आपने कहा, वो साहस पहले नहीं था, बाद में कैसे आपने वो साहस वो किया है आपके अंदर? जैसे कि देखो, आप बोल रहे हो कि करियर का बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं उस टाइम पे आवाज़ उठाती भी ना, तो मेरा करियर वहीं ख़त्म हो जाता। वो मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन मैं चुप रही, और वो टाइम मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट था कि उसी आदमी के आगे वहीं पर खेलना भी है, ट्रायल्स भी देनी है, इंटरनेशनल भी जाना है, मेडल्स भी जीतने हैं, और उसी आदमी के अंडर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। तो ये चीज़ बहुत, मतलब वो दौर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। रेसलिंग फेडरेशन में नहीं, बहुत सारी फेडरेशंस में है अभी भी ये कि मतलब ये हैरेसमेंट चलती है लड़कियों को लेकर के, लड़कियों के साथ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो अ, एक जैसे एक कमेटी होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट की हर फेडरेशन में। हमारे फेडरेशन में आज तक वो टिल द प्रोटेस्ट वो कमेटी थी ही नहीं। लड़कियाँ कहाँ जाके आवाज़ उठाएँ? कहाँ जाके वो आवाज़ उठाएँ? और अभी तो मेरे में हिम्मत आ गई है, मेरा नाम है वो, लेकिन जो न्यू लड़कियाँ हैं जिनको करियर अभी बाकी है और जिनको अभी मेडल्स जीतने हैं, वो नहीं उठा पाती आवाज़। उनको डर लगता है कि कहीं उनका करियर ख़राब ना हो जाए, या कहीं उनको बीच में ही ना रोक दिया जाए, उनके पेरेंट्स उनको घर ना बिठा लें, तो ये डर रहता है। और अगर ये कमेटी होती ना जहाँ लेडीज़ होती, और ये रूल में है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी, उसमें एक वुमन होनी ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी फेडरेशन में नहीं थी। अगर होती तो शायद मैं इजीली अप्रोच कर पाती उस लेडीज के पास। तो आपको लगता है कि फेडरेशन में भी महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि मैं तो महिलाओं इस का चीज पे पूरा रिप्रेजेंटेशन? मैं तो इस चीज पे पूरा जोर देती हूँ कि संख्या बढ़ानी क्यों जानी चाहिए, 50-50 क्यों नहीं है? मेडल में कोई हम पीछे हैं? आप पिछले कितने भी टूर्नामेंट उठा के देख लो, लड़कियां कौन सा कम मेडल लेके आ रही हैं लड़कों से रेसलिंग में। तो 50-50 क्यों नहीं हो सकता? अगर लड़के संभाल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं संभाल सकती हैं? और एक बात और कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल आदमी होने ही नहीं चाहिए। खेल को खिलाड़ी संभाले, पॉलिटिकल आदमी अपने पॉलिटिक्स संभाले। खेलों में पॉलिटिक्स आना वो खेलों का सत्यानाश कर रहा है। जितने मेडल्स आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं, इसलिए खेलों में पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर खिलाड़ी अगर रहें फेडरेशन में, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, वो क्वालिटी बिल्कुल ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी अंडरस्टैंड, ऑफ हर जैसे चीज़ पे। हाँ बिल्कुल, एक एथलीट समझ सकता है कि उसने कितने सालों तक क्या क्या मेहनत की है, क्या उस चीज़ की नीड है, उसको क्या ज़रूरत है, किस तरीके की उसको ट्रेनिंग चाहिए, कहाँ उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो सब समझता है। तो अगर खिलाड़ी होंगे फेडरेशंस में तो क्यों नहीं फेडरेशन अच्छा अब बहुत अच्छे से काम कर पाएगी, खिलाड़ियों की रेसलर्स की समझ पाएगी। तो एक जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया दिल्ली में जंतर मंतर पे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई कि प्रोटेस्ट करना है? आप लोग जमा हुए सब लोग? बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा, तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी कि ठीक है आप प्रोटेस्ट करो। शायद उनका निजी स्वार्थ था उसमें कि शायद हम प्रोटेस्ट करवाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा या हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो लेकिन हमें उस टाइम उनकी चाल समझ में नहीं है। हम तो सिर्फ सीधे मन से चले गए थे कि नहीं, रेसलिंग में गलत हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट वहाँ से शुरुआत हुआ था। तो बबीता फोगाट को लेकर के संदेह था कि उनकी महत्वाकांक्षा थी अपनी, जो हाँ आपने बिल्कुल कहा थी, अभी। इसीलिए उसने प्रोटेस्ट का आइडिया दिया, और फिर भी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे नहीं बैठी। प्रोटेस्ट के बैक साइड से सब हैंडल कर रही थी, हमारे प्रोटेस्ट को चला रही थी, जबकि हमें बहुत बाद में समझ में आया कि हमारे साथ खेल हो गया। पहले प्रोटेस्ट में हमें 3 दिन में उसने उठा लिया, और जबकि उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। वैसे ही बृजभूषण फेडरेशन चला रहा था, सारी चीज़ें वैसे ही चल रही थी। तो वो उसने अपने लालच और अपने निजी स्वार्थ में ये किया था। अगर उसका कोई स्वार्थ नहीं होता तो वो हमारे साथ आके प्रोटेस्ट पे बैठती, एक पहलवान बन के बैठती,
क्योंकि उसको भी पता था फेडरेशन में क्या चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। वो हमारे साथ आके बैठती और आवाज़ उठाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने निजी फ़ायदे के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जितने भी हम इंडिया के टॉप रेसलर्स थे, सब पहले प्रोटेस्ट में थे, लेकिन पहले प्रोटेस्ट में वो हमारे साथ छल हुआ। बबीता ने छल किया हमारे साथ, तो हमारा पहला प्रोटेस्ट जो है हमने ख़त्म कर दिया आश्वासन पे कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो कुछ भी हुआ नहीं। वह वापस से ही वो सब चल रहा था फेडरेशन में, ब्रिजभूषण चला रहा था। लेकिन दूसरे प्रोटेस्ट पे आने के दौरान सबको ये लगा, दूसरे प्रोटेस्ट पे इसीलिए बहुत सारे रेसलर्स नहीं आए, हालांकि वो साथ थे मन से, कि अगर इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमने तो प्रोटेस्ट करके भी देख लिया, अगर दोबारा हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे तो वो हमारा भी करियर खराब कर देगा। इसलिए बहुत सारे रेसलर्स ने अपने आप को पीछे खिंचाया कि इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, बहुत ताकतवर है ब्रिजभूषण, पता था हमें, लेकिन इतना ताकतवर है ये हमें नहीं पता था कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए 40 दिन रोड पे सोने के बाद भी। आपने एक जिक्र किया है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। कितना हर्ट किया था ये जो उस दिन तो नारा लगा हम था? लिटरली मतलब वो पूरा दिन ही हम मतलब रोए थे कि मतलब एक तो फेडरेशन वापस से उसके हाथ में चली गई, फेडरेशन के इलेक्शंस थे और ऊपर से वो उसका बेटा बोर्ड लेके खड़ा है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। मतलब लड़कियों का हैरेसमेंट चल रहा है, हम 40 दिन रोड पे घिसट रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और उसके बाद भी उसी की फेडरेशन बन रही है और वो ऊपर से बोल रहा है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। मतलब मैं हैरेसमेंट करता हूँ और मैं करता रहूंगा, मतलब ये उसका मैसेज था। तो ये चीज़ बहुत हर्ट की थी। तो फिर जब वो फेडरेशन वापस आई तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैंने रेसलिंग नहीं करनी, अब मैं इन आदमियों के सामने रेसलिंग नहीं कर सकती। हालांकि मेरे लिए वो बहुत टफ डिसीजन था, एक एथलीट को अपना गेम छोड़ना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने टफ डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे सिर्फ फाइट करनी है इनके खिलाफ, और लेकिन इनके बीच में अब मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी। इतनी फाइट के बाद भी सिर्फ उसी की फेडरेशन वापस आई, तो मेरे लिए बहुत उस टाइम पे वो टफ टाइम था। आप लोगों के ऊपर एक आरोप भी लगा कि अपने निजी फ़ायदे के लिए आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आ, देखो, ये तो बात थी नहीं कि हम अपने निजी फायदे के लिए या हम डायरेक्ट गेम्स में जाना चाहते हैं या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हैं। ये सब ब्रिजभूषण अपनी तरफ से ही चला रहा था कि यूपी वर्सेस हरियाणा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाँ, लेकिन ये बजरंग और विनेश को थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए था, उनको एशियन गेम्स डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उससे फिर वो ब्रिजभूषण की बात साबित होगी जो वो बोल रहा था, ये तो डायरेक्ट ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, ये तो डायरेक्ट गेम्स में जाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने तो बोला कि मेरे को भी ऑफर आया था कि आप मेल कर दीजिए, हम आपका भी नाम डायरेक्ट भेज देंगे एशियन गेम्स में, लेकिन मुझे नहीं जाना था। मुझे ब्रिजभूषण की बात बिल्कुल भी प्रूव नहीं करनी थी कि हाँ हम इसीलिए बैठे हैं। तो वो चीज़ अगर वहाँ वो अगर स्टेप बैक करते तो हम और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते, और ब्रिजभूषण को एक भी मौका नहीं मिलता राइट प्रूव होने का। आपने शुरू में ही एक ज़िक्र किया है टिकैत साहब का, कि जब आप लोग मेडल गंगा में बहाने गए थे और फिर जब आप लौट रहे थे उन्होंने फिर मेडल ले लिया था वापस, और जब आप लोग लौट रहे थे तो आप बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, ये ज़िक्र किया आपने। क्यों ऐसा क्यों मतलब फ़ील हुआ? क्योंकि हम मेडल गंगा में बहाने गए थे, क्योंकि इतने दिन रोड पे सोने के बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लगातार अपील कर रहे थे कि हमारी बात सुन ली जाए, फेडरेशन ठीक कर दिया जाए। क्योंकि जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हमको यूँ था कि हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, हर चीज़ हम दाव पे लगाने के लिए तैयार है, चाहे वो मेडल हुआ या नौकरी हुआ या कुछ भी हुआ, जान जान तक भी हमने दाव पे लगा दी थी कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें यूँ हुआ कि अब एंड यही है कि जो हमें सम्मान है, हमें ये सम्मान चाहिए ही नहीं, हमें इस तरीके का सम्मान नहीं चाहिए कि देश को इतना सम्मान दिलाने के बाद भी हमारी बात अगर नहीं सुनी जा रही तो हमें नहीं चाहिए। तो वो हम अपना जो मेडल्स थे वो सम्मान गंगा में बहाने जा रहे थे, और वहाँ तुरंत ही फ़ोन आता है कि रुको रुको रुको, आपकी सब बात मान ली जाएगी, आप थोड़ी देर वेट करो और बस फैसला आने ही वाला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने वेट किया, हमें क्या पता था वेट इसीलिए किया जा रहा है कि टिकैत जी आएंगे और हमारे मतलब मेडल जो है वो ले लेंगे। लेने के बाद अगर कुछ हो जाता, अगर वो हमारी हेल्प करते और फेडरेशन ठीक हो जाती तो हम मानते कि हाँ हमारे मेडल्स भी बचा लिए और फेडरेशन भी अच्छे से अच्छा फेडरेशन के लिए भी अच्छा हो गया। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना, मेडल भी ले लिए हमारे और फेडरेशन भी कुछ सुधार नहीं हुआ। तो वहाँ हमें ऐसा लगा कि ठगा हुआ महसूस हुआ कि क्यों हमने किसी की बात मानी, हमें जो करना था वो कर देना चाहिए था। विनेश फोगाट राजनीति में है, आपको मालूम है, चुनाव भी जीता।
आपके पास भी राजनीति में आने का ऑफर आया था क्या, और अगर आया था तो कहाँ से, किस तरह का हाँ ऑफर मतलब था? प्रोटेस्ट के बाद यूँ था कि ऑफर की हाँ आप आ जाओ पॉलिटिक्स में, ये है, लेकिन मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स है। मैं रेसलिंग के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आगे राजनीति में जाने का कोई अभी अभी प्लान तक का नहीं कोई है? प्लान नहीं है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं जो अब की बार जैसे सब पूछे थे कि कितने मेडल्स आएंगे, तो मुझे यूँ था कि 2 डिजिट तो में तो आएंगे ही आएंगे, मतलब हम 15 टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वही 6-7 मेडल्स पे रहे। तो कहाँ पे कमी रह जा रही है? आपको लगता है कि जो ट्रेनिंग में कहीं पे है, इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए, जो फैसिलिटी है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, उस हालांकि तरह मैं का एक ध्यान चीज नहीं मेंशन है कर दूं कि क्या? 5 तो हमारे ऐसे थे जो बिल्कुल 4th पोजीशन पे रहे हैं। मीराबाई, मनु भाकर 4th पे रही, लक्ष्य सेन, बहुत सारे ऐसे मेडल हैं जो बिल्कुल क्लोज थे हमारे। लेकिन हम और बेहतर कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स को हमें स्पोर्ट्स से दूर किया जाए। इससे बहुत सारा खिलाड़ियों का नुकसान होता है, बहुत सारी लड़कियों का नुकसान होता है। अगर ये चीज़ सुधार में होती तो हम बहुत और मेडल्स जीत सकते थे। लेकिन मेरा तो सपना यही है कि जो हम जैसे ओलंपिक हमने बिड किया है 2036 में, तो तब तक हम जो है 50 मेडल टच कर पाएँ, 60 मेडल टच कर पाएँ। तो मेरा अभी तक ये है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए ही करना चाहती हूँ। नॉर्मली जो रेसलर्स का करियर होता है छोटा होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आगे किस तरह से समय बिताते हो? अगर आपसे पूछूं तो साक्षी मलिक अभी आप मतलब क्या कर रही हैं, किन चीज़ों पे आपका ध्यान है? हमारी खुद का अखाड़ा है। मेरे फादर इन लॉ ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। मेरे हस्बैंड अर्जुन अवार्डी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं। इंडिया में हम एक ऐसा इकलौता परिवार है जिसमें 3 नेशनल अवार्ड्स हैं, अर्जुन अवार्ड्स हैं। तो मतलब एक घर में 3-3 अर्जुन अवार्ड होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारा खुद का अखाड़ा फादर ने बहुत पहले से शुरू किया हुआ था, तो वो हम चलाते हैं। वीकेंड्स पे घर जाते हैं, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, लड़कियों को ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं कराती हूँ, मेरे हस्बैंड कराते हैं। तो बस मेरा तो आगे यही है, जैसे स्पोर्ट्स को बढ़ाना है, रेसलिंग को बढ़ाना है। जितना भी करते हैं हम अखाड़े में अपनी ही पॉकेट से करते हैं, कि हम कोई फ़ी या कुछ नहीं लेते हैं। तो बस वहाँ जो सुविधाएं हमें कमी महसूस हुई अपने टाइम पे, वो बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। आपने इस किताब में एक गाने का ज़िक्र किया है कि जब आपका एक तरह से बैड फेज चल रहा था या ओलंपिक के दौरान भी, आप एक गाना रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, उसका आपने ज़िक्र किया है कि आप सुनती थी या गुनगुनाती भी थी? गुनगुनाती भी हैं? ना, सिर्फ हाँ, सुनती थी। हाँ। ओलंपिक टाइम पे बहुत सुना मैंने, बाद में भी बहुत सुना। वो एक अंदर से एक मोटिवेशन लाता था। होता है ना, सम कोई सॉन्ग टच कर जाता है, आपको कोई और सॉन्ग टच करता होगा, मुझे कोई और, तो वो चीज़ मुझे बड़ा टच करता था और मैं बार-बार सुनती थी। उससे मुझे मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प मिलती थी। लाइक मैं उस फेज़ में हूँ। मेरे पास ओलंपिक मेडल नहीं है, लेकिन भाव ऐसे आ रहे हैं कि है। फ़ील ऐसा आ रहा है कि है ओलंपिक मेडल, और वो फ़ील आता है तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आप उस चीज़ के नज़दीक जाने लग रहे हो। तो वो चीज़ हेल्प किस तरह लगा। के गाने सुनती हैं आप? किस तरह के पसंद हैं? मोस्टली तो इसी तरीके के सुनती हूँ जैसे आपने मेंशन किया। थोड़ा सा शांत करने वाले सॉन्ग सुनती हूँ। इंग्लिश ट्यून जो है ट्रेनिंग के दौरान वो सुनती हूँ। तो मतलब और मूवीज भी लाइक रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है देखना। लाइक जैसे मिल्खा सिंह है, दंगल हुई, तो इस तरीके की मुझे बड़ी पसंद दंगल आती है। देखी है आपने? अरे बहुत बार। बहुत बार देखी हाँ, है। अच्छा। हाँ। रेसलिंग तो आपका पैशन है, आपका सब कुछ है, आपने जैसे उसके अलावा और क्या करते हैं? क्या शौक हैं आपके? उसके अलावा तो जैसे रेसलिंग तो है ही, और अगर उसके अलावा आप अगर मुझसे पूछो तो मुझे सोना, मतलब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ सोने जाती हूँ कि मुझे सोना है। कुकिंग करना भी बहुत पसंद आता है मुझे। मैं और हस्बैंड रहते हैं तो कुकिंग करती हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या ऐसे पसंद है बनाना और खाना? जैसे मेरा फेवरेट फूड, कंफर्ट फूड कढ़ी चावल है, वो मोस्टली बनाती हूँ। मतलब फेवरेट वही है, वैसे बना तो मैं सब लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी थैंक यू। मलिक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने खुल के सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।